ठंडे मौसम में सांस की नलियां सिकुड़ने के साथ ज्यादा बनता है कफ। तापमान में कमी आने से अस्थमा हो जाता है प्रभावी। जुकाम के बाद कफ जम जाने से सांस की नलियां हो जाती हैं जाम। अस्थमा के मरीज डाइट का रखें पूरा ध्यान। बदलता मौसम अस्थमा मरीजों का फूलता दम। बढ़ते प्रदूषण और बदलते मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना अस्थमा के पेशेंट्स को करना पड़ता है, क्योंकि मौसम की ठंडक और धुएं की वजह से उन्हें सांस लेने में बेहद तकलीफ होती है। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगर सावधानियां न बरतें तो परेशानी काफी गंभीर स्थिति में पहुंच जाती है अस्थमा पेशेंट्स की। उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी का भी सामना उन्हें करना पड़ता है। बारिश का मौसम हो या जब सर्दी से गर्मी का मौसम आ रहा हो या फिर जब गर्मी से सर्दी का मौसम आ रहा हो, इस दौरान अस्थमा पेशेंट्स की सांसें फूलने लगती हैं। अस्थमा के अटैक भी आ सकते हैं। अस्थमा पेशेंट्स को कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और क्या है इलाज, इसी पर करेंगे बात। और मेरे साथ जो मेडिकल एक्सपर्ट्स आज जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर समीर भाटी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर कुलबीर सिंह चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर कुलबीर, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, एक गाना था, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, और कोरोना काल में हर दिन हर चीज एक जंग सी ही लगती है। एक तो मास्क भी पहनना है और दूसरा अस्थमा का सामना भी करना है। सांसों पर तो वैसे ही संकट है। आप जानते हैं कि मौसम बदल रहा है, बारिश का जो मौसम चल रहा है, इसमें अस्थमा और एलर्जी के पेशेंट को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जगह जगह प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और जो भी फूल के परागण होते हैं वो हवा में आते हैं, उनसे भी मरीजों को काफ़ी दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, एलर्जी होती है। ऐसे जो मरीज हैं, जो अस्थमा के मरीज हैं, उनको सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जाते टाइम जहाँ फूल ज़्यादा है, जहाँ बाग है, वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फूल और जब बागों में जो फूलों के परागण होते हैं वो सुबह के टाइम निकलते हैं, हवा में उनका स्तर ज़्यादा होता है और उससे भी मॉर्निंग वॉक से भी अस्थमा बढ़ सकता है। धूल मिट्टी, जहाँ पोल्यूशन है, वो भी अस्थमा को बढ़ाता है। और एसिडिटी, जिनके एसिडिटी की ज़्यादा समस्या है, वो भी, उनको भी अस्थमा इस मौसम में ज़्यादा दिक्कत करता है। तो आपको इन चीज़ों का बचाव के लिए सबसे अच्छा है कि मास्क लगा के रखें। ऐसी कहीं भी प्रदूषण वाली जगह में जाएं तो मास्क पहन के। लेकिन क्या मास्क लगाने से डॉक्टर कुलबीर प्रॉब्लम नहीं होगी सांस लेने में? क्योंकि हल्का सा तो देखिए, हम लोग जो अस्थमा के पेशेंट्स नहीं भी हैं उन्हें भी ऐसा लगता है कि मास्क के अंदर ज्यादा देर रहो तो दम घुटता है, जो कि ऑलरेडी अस्थमा का एक सिम्टम है। ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे पोल्यूशन है, जहाँ पे हवा में परागण ज़्यादा है, आंधी चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, तो ऐसी जगहों में आप मास्क लगा के रखें तो बचाव होगा। और नियमित रूप से अगर आप अपनी दवाई ले रहे हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स ले रहे हैं, फॉर्मेट्रॉल ब्यूटेनाइड कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, मॉन्टेलिकासेट्रिजिन ले रहे हैं, तो आपको ये अटैक नहीं आएगा। तो अस्थमा के उन्हीं मरीजों को अटैक आता है जो अपनी दवा नहीं लेते। ठीक है, मैं आगे आपके पास आता हूं डॉक्टर कुलबीर। डॉक्टर समीर, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एग्जैक्टली अस्थमा का मूल कारण क्या है, ये कह पाना तो बहुत मुश्किल होता है। हम सिर्फ यही बता पाते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हुआ है या फिर किसी एलर्जी की वजह से हो गया है। हम एग्जैक्टली तो बता नहीं सकते कि इसके मूल में है क्या। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जी बिल्कुल, जैसे अभी आपने बिल्कुल सही बताया कि हर दिन एक नई चुनौती होती है।
अभी फिलहाल ये जो अस्थमा है, अस्थमा को हम चुनौती क्यों मान रहे हैं? क्योंकि पैंडेमिक है। पैंडेमिक के अंदर, कोरोना के अंदर स्पेसिफिकली हम जैसी बात करते हैं कि कोरोना को अधिकतर, ज्यादातर हमारे ये लंग्स को अफेक्ट करता है। वैसे तो काफी ऑर्गन्स को करता है, पर लंग को मुख्यतः ये अफेक्ट करता है। और अस्थमा भी हमारी लंग्स डिजीज है। तो जब हमारा कोई भी रेस्पिरेटरी वायरस और ऑलरेडी आपको अस्थमा भी हो, तो उस समय जो कंडीशन है वो जो अस्थमेटिक पेशेंट्स है उनकी कंडीशन काफी वर्स होने की जो है खतरा रहता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण, जैसे आपने बताया कि कारण, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि बताया उन्होंने कि ट्रिगर क्या है, वो हमें जान लेना जरूरी है। देखिए, मास्क पहनना तो मैंडेट है और मास्क तो हमें प्रोटेक्ट ही करेगा, पर उसका कारण क्या है जो अस्थमा को और ज्यादा एग्रेवेट कर देता है? ट्रिगर्स, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं हम, पोलन्स है ना, जो पोलन सबसे ज्यादा उस समय होते हैं। डस्ट, हमारी जो है डस्ट से हमें बचाव करना है। इवन एसिडिटी भी उसको ट्रिगर कर देती है। तो ये जो रूट कॉज है, इनको हमें ठीक करके रखना है। हर पेशेंट्स को पता होता है कि मेरे को इस चीज से एकदम से प्रॉब्लम होती है, तो पहले तो उनको हमें ध्यान रखना है कि वो रूट कॉज को हम अवॉइड कर सकें। और खास तौर पर कई बार क्या करते हैं कि पेशेंट अपनी जो मेडिसिन चल रही होती है ना, उनको स्टॉप कर देते हैं। वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। जो भी उनकी ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह, उनको कंटिन्यू रखना है। दूसरा, इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण कारण है, जैसा अभी हम देख भी रहे हैं, और भीड़ भाड़ वाली जो है काफी सारे इवेंट हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, उनको अवॉइड करनी है। इस तरह का जो एक क्राउड है भीड़ भाड़ का, इसको बिल्कुल उनको अवॉइड करना है। और बाकी थोड़ा सा कई चीजें और भी होती है, जैसे डिसइंफेक्ट वगैरह होते हैं ना, ये भी ट्रिगर करते हैं। इन चीजों का भी उनको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि ऑलरेडी उनके लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन होती है, और अगर उनको कोविड का इन्फेक्शन भी लग गया तो उनके लिए वो ज्यादा खतरनाक साबित हो जाती है। डॉक्टर समीर, इस तरह की जितनी भी चर्चाएं होती हैं या इस तरह की जितनी भी बातें हम करते हैं, मेजॉरिटी में वो ऐसा प्रतीत होती है कि शायद हम अर्बन फ्रेंडली बातें कर रहे हों, लेकिन अगर मैं रूरल फ्रेंडली को, आप भी जानते हैं मैं कई बार रूरल फ्रेंडली होने के लिए चीजों को जोड़ता हूं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि देखिए, स्थिति यह है कि लोग घरों के बाहर तो आ रहे हैं, अपनी अपनी मजबूरियों के तहत भी आ रहे हैं, कुछ ऐसे भी आ रहे हैं लापरवाह, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। अब गांव के लोग हैं, वो हो सकता है अस्थमा को अस्थमा के तौर पर न जाने, चलिए अगर मैं दमा बोल लूं तो हो सकता है कि वो इससे रिलेट कर पाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो इतनी सावधानियां, वो धूल से कैसे बच सकते हैं? वो जैसे अब राजस्थान के कई इलाके हैं जहां पर हवाओं में रेत उड़ती है, वो उनसे कैसे बच सकते हैं? घर के बाहर तो वो आएंगे ही। जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर अगर हम राजस्थान की भी, अपने ग्रामीण क्षेत्रों की भी बात करें, ज्यादातर कोई भी दमा का पेशेंट है, अस्थमा का पेशेंट है, उसको पता है कि मेरे को ये दवाई मेरे को अपने साथ रखनी है। ठीक है, अगर जो चीजें उनके कंट्रोल में नहीं है, कि ठीक है आंधी के अंदर तो धूल मिट्टी और इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, पर जो चीज कंट्रोल कर सकते हैं वो तो करनी है। कुछ कुछ चीजें ऐसी है, इनहेलर वगैरह, ये सब अपने पास रखें, बस इतना समझ जाएं, क्योंकि वो डॉक्टर से उनका इलाज तो चल रहा होता है, ये एकदम से सडन डायग्नोस तो नहीं, उनको पहले से पता होता है कि मेरे को ये वाली दिक्कत है। तो एटलीस्ट अपनी वो जो चीजें हैं सावधानियों वाली, वो अपने पास रखें, जो इनहेलर वगैरह, क्योंकि ऐसा कोई अस्थमा अटैक वगैरह ऐसा हो तो उसके लिए उनको ये सावधानी जरूर बरतें। और ऐसा ना सोचे कि मास्क लगाने से मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, मास्क तो उनको लगाना ही है। ठीक है डॉक्टर कुलबीर, देखिए मतलब मैं कभी भी किसी बच्चे को देखता हूं ना जो अस्थमा का पेशेंट है, तो माय हार्ट रियली गोज आउट फॉर हिम या हर। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अब जब कोरोना की तीसरी लहर की आशंका की हम बात कर रहे हैं, और ऐसे में ये जो बच्चे जो कि अस्थमा की चपेट में हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं? जैसे कि बच्चों में अस्थमा है, तो बच्चों के अस्थमा का जो इलाज है, अगर वो प्रॉपर रूप से ले रहे हैं, ब्रोंकोडायलेटर, पंप वगैरह अगर बच्चे ले रहे हैं, टाइमली मेडिसिन ले रहे हैं, उनके बच्चों के अभिभावक अगर इस बात के प्रति सजग है कि हाँ बच्चे को टाइमली मेडिसिन देनी है अस्थमा की, और उनको घर से बाहर अगर निकल रहे हैं तो धूल मिट्टी का ध्यान रखना है, मास्क अगर बड़ा बच्चा है तो मास्क लगा के रखना है, अगर वो ये सारी चीजें कर रहे हैं, नेबुलाइजर ले रहे हैं, अस्थमा की दवाइयां ले रहे हैं, तो इतना खतरा नहीं है। पर वो बच्चे, आपने कई बार ऐसे सुना होगा, दिल्ली के कई बड़े स्कूलों में बच्चे को स्कूल में अटैक आ गया अस्थमा का, तो एक बच्ची की ऐसे डेथ भी हो गई थी। तो रीजन ये था कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपना ब्रोंकोडायलेटर लेना बंद कर दिया, जिन्होंने अपना पंप लेना बंद कर दिया। तो अभिभावक की ये जिम्मेवारी है कि वो देखे कि बच्चे ने सुबह शाम अपना पंप लिया है कि नहीं रेगुलर रूप से, क्योंकि अस्थमा का अटैक उन्हीं को आता है जो अपनी दवाई बंद कर देते हैं।
या उनको बीच में ही छोड़ देते हैं। तो अभिभावक की जिम्मेवारी है कि वो देखे कि बच्चे ने फॉर्मिटर और ब्यूटासिनेट कॉम्बिनेशन जो रोटा कैप है, रोटा हेलर है, वो सुबह शाम लिया है कि नहीं लिया, मॉन्टेलिकार सेट्रेजिन कॉम्बिनेशन लिया कि नहीं लिया, स्कूल जाने से पहले या घर पे भी जब भी है तो उनको अभिभावक की जिम्मेवारी है कि वो इस बात को देखे। बहुत माइन्यूट डिटेलिंग होती है मेडिसिन की या मेडिसिन लेने के प्रोसीजर की। डॉक्टर कुलबीर, अब जैसे मेरा एक फ्रेंड है, जब मैं स्पोर्ट्स में था, मतलब मैं साल 2000 की बात कर रहा हूँ, वो अस्थमा पेशेंट है, आज भी मेरा दोस्त है। वो जब एक्सरसाइज करता था उससे 10-15 मिनट पहले वो इनहेल करता था, और इस चीज का उसने बहुत अच्छे से ख्याल रखा। ये जो माइन्यूट डिटेलिंग है, क्योंकि एक्सरसाइज तो करनी है, वो बहुत हेल्पफुल होगी। उसके साथ जुड़ी कुछ ऐसी माइन्यूट डिटेल्स जो गांठ बांध कर रख ले। बच्चों में ये देखा गया है कि बच्चे कई बार बहुत ठंडा आइसक्रीम वगैरह ले लेते हैं, अभिभावक ध्यान नहीं देते, तो ऐसे बच्चे कोई ठंडी चीज लेने के बाद उनको अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। तो बच्चों के खान पान का भी अभिभावक को ध्यान देना है कि उनको आइसक्रीम, ऐसी ठंडी चीजें, ठंडा पानी नहीं पीना, और अपनी दवाएं नियमित रूप से लेनी है ताकि बच्चों का बचाव अस्थमा के अटैक से बना रहे। खान पान का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, खान पान की बात पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर समीर, एक बार फिर मैं जब इतनी बातें हुई हैं और जब मैंने आपसे कहा था कि आखिर सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो अस्थमा मरीजों के लिए ठंड तो वैसे भी सबसे बड़ी दुश्मन है। ठंड जब आती है तब भी और जाते वक्त भी अस्थमा रोगियों को परेशान करके ही जाती है। कहा यह जाता है कि गर्म कपड़े रखें, गर्म पानी से कपड़ों को धोएं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये एक ऐसा भी पीरियड होता है, या फिर ये ईयरली फिनोमिना है कि पालतू जानवर से भी दूरी बनाकर रखें या एनिमल्स से भी दूरी बनाकर रखें? इस पे बात करते हैं तो काफी सारे पेशेंट्स हैं स्पेसिफिकली एलर्जिक होते हैं, इवन डॉग डेंडर्स वगैरह से, आपके पालतू जो जानवर है उन लोगों से भी उनको एलर्जी रहती है। जैसे हमने बताया ना कि जो ट्रिगर करता है कई चीजें, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कईयों को आइसक्रीम या कोल्ड चीजें एकदम से बहुत ज्यादा ट्रिगर करेगी। काफी सारे लोगों में हमने देखा है कि विंटर्स के अंदर उनको सर्दियां शुरू होते ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। स्पेसिफिकली मैं अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करूं तो वहां पर अलग तरह से, अगर राजस्थान में भी हम बड़े शहरों जैसे जयपुर, जोधपुर और इनकी बात करेंगे तो यहाँ पर एक अलग तरह का ट्रेंड देखा जाता है, और गाँव के अंदर अलग, क्योंकि वहां पर जो पोल्यूशन लेवल है वो एकदम से सडन इंक्रीज हो जाता है। तो उनके लिए वो जो पोल्यूशन लेवल एकदम से इंक्रीज होते ही वो ट्रिगर हो जाता है काफी ज्यादा पॉइंट। तो इसलिए बहुत सारे कई जो ट्रिगर है वो थोड़ा सा उनके अंदर जान लेना जरूरी है। गांव के अंदर हमने बहुत ज्यादा जो एनिमल्स वगैरह और इनसे उनको नहीं देखी है, शहरों के अंदर हमने देखी है कि नहीं, कुछ डॉग जो घर में रखा है, पेट रखा है, उससे भी उनको जो है वो भी एक ट्रिगर पॉइंट उनके लिए हो जाता है और अस्थमा अटैक का। हाँ, बट सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि जो अपनी कंटिन्यू मेडिकेशंस पे रखते हैं, पूरी चीजों को फॉलो करते हैं, उनमें बहुत ज्यादा इस तरह की प्रॉब्लम नहीं देखी जाती। अब मैं देखिए, इस चर्चा से थोड़ी देर पहले ही जब आपको हमारी टीम जोड़ रही थी, उस वक्त मैं अपनी टीम से बातचीत कर रहा था कि एसी आज काफी तेज है, अस्थमा पेशेंट्स तो एयर कंडीशन का उपयोग कैसा करें कैसा ना करें ये तो उनको पहले ही बता दिया गया है। लेकिन इसी बातचीत के दौरान जैसे ही ठंड शुरू हुई तो आइसक्रीम खाने का मन करने लगा। तो ये मौसम के साथ कुछ चीजें आती हैं और खाने का मन करता है, लेकिन उन चीजों को कंट्रोल भी करना है, जैसे कि खान पान की बात मेरे दोनों ही मेडिकल एक्सपर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर समीर, क्या खाएं क्या ना खाएं? जी बिल्कुल, इस तरह की कई चीजें, हमें बाहर की चीजों को जितना हो सके उनको अवॉइड करना है, ध्यान रखना है। कई बार वो भी बहुत बड़ा एक ट्रिगर बन जाती है। हाँ, ठंडी चीजें हमेशा एक ट्रिगर पॉइंट होती है कि जैसे आइसक्रीम हो गई या और भी कोई चीज ठंडा, हम एकदम से ठंडा पानी पी रहे हैं, ये सब चीजें भी कई बार ट्रिगर करती है। तो आइस वाली चीजों को थोड़ा उनको स्पेसिफिकली अवॉइड करना है। कईयों में फ्राइड चीजें भी एकदम से उनके लिए ट्रिगर, तो बाहर की चीजें जितना हो सके घर में बनी हुई चीजों का वो सेवन करें। ठीक है डॉक्टर कुलबीर, देखिए कई सारे घरेलू नुस्खे भी साथ साथ चलते हैं और मैंने कभी देखा नहीं किसी मेडिकल एक्सपर्ट को कि उन घरेलू नुस्खों को डिस्करेज करे। जैसे हनी को लेकर है, या हनी यानी शहद, आंवले को लेकर है, कुछ चीजें जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं वो इन घरेलू नुस्खों को भी अपनाते हैं। उन्हें लेकर आप क्या कुछ कह सकते हैं? वो अपनाते रहें या फिर उसे डिस्करेज किए जाने की जरूरत है? क्या स्थिति है एग्जैक्टली? कुछ जो घरेलू नुस्खे अपना रहे हैं, जो सदियों से चले आ रहे हैं, जो घर के बड़े
बुजुर्ग लोग बताते रहते हैं, उनका भी कुछ रोल है, पर इतना रोल नहीं है जितना कि आप समय पे जो मेडिसिन और जो समय पे आप जो बचाव है, जो आपकी जो ट्रिगर है, जो आपको ट्रिगर कर रही है चीजें, उनकी लिस्ट बना लेना है और उन ट्रिगर्स को अवॉइड करना है और टाइम पे दवाई लेनी है। इसके साथ कोई इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जैसे कोई आंवला देता है तो उससे क्या इम्यूनिटी बढ़ती है, और इम्यूनिटी बढ़ती है तो अपना जो अस्थमा है, अस्थमा के अटैक से बचाव होता है। जैसे आंवला है, आंवले में विटामिन सी है, ठीक है, तो ऐसी जो विटामिन सी से रिच चीजें हैं उनसे भी बच्चे की या जो भी पर्सन ले रहा है उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ऐसे जो इम्यूनिटी बढ़ने से बार बार बीमार नहीं होते और बार बार खांसी जुकाम नहीं होता उनको, और बाद में वो अस्थमा के अटैक में नहीं बदलता। तो खान पान अच्छा होगा। आपने इम्यूनिटी शब्द इतनी बार बोला। देखिए डॉक्टर कुलबीर, हम लोग क्या है ना, बहुत सिंपल लोग हैं, मतलब x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड, तो हम समझ जाते हैं कि x और z एक बराबर है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, हमने जो कोरोना का वैक्सीनेशन लिया है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए लिया है, मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भी वो बेसिकली अस्थमा पेशेंट्स के काम ही आएगा, जैसा आप कह रहे हैं उसके हिसाब से। हाँ, जो इंजेक्शन लगा है, जिसमें कोविशील्ड लगा है या कोवैक्सीन लगा है, वो एक तरह से कोरोना के वायरस से उनको इंफेक्शन से बचाएगा। तो वो कोरोना का जो वायरल इंफेक्शन नहीं होगा तो फिर अस्थमा का अटैक भी प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, क्योंकि वायरल इंफेक्शन जब भी किसी पर्सन को होता है तो अगर वो ऑलरेडी अस्थमेटिक बंदा है, वो अगर उसको कोविड हो जाए तो वो अस्थमा भी प्रेसिपिटेट हो जाता है वायरल इंफेक्शन से। तो जो लोग जिनको वैक्सीन लगी हुई है तो वो लोग एक तरह से प्रोटेक्टेड है, तो उनको ये अस्थमा का अटैक भी नहीं कम आने की संभावना है, बजाय कि उनके जो लोग अभी तो इतने स्टडीज का टाइम मिला ही नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। अभी तो वैक्सीन किस तरह से सपोर्ट करती है, किस तरह से अभी तो इसको लेकर और भी स्टडीज साथ ही साथ चल रही है, तो कहना मुश्किल है। मैंने तो सिंपल मैथ्स लगाने की कोशिश की थी। लेकिन डॉक्टर समीर, अगर ऐसा है कि उस इम्यूनिटी बूस्ट की वजह से अस्थमा पेशेंट्स अपने हालात से ज्यादा फाइट कर पाए, तो ये तो सोने पे सुहागा की स्थिति है। और इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहता हूं कि अभी तक अगर वैक्सीन नहीं लिया है तो ठीक है, मैं फिलहाल इस चर्चा से इतर बात कह रहा हूं, तो कोरोना से बचाव के लिए तो जरूर ले लीजिए। हो सकता है उसका ये फायदा मिल जाए कि साल भर आपको अस्थमा से भी आपकी फाइट थोड़ी आसान हो जाए। डॉक्टर समीर जी बिल्कुल, अगर वैक्सीन लेना तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन ले लेंगे और उस समय अगर उनको अस्थमा की भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी नहीं उनको, क्योंकि कोरोना अगर आपका हो गया, कोरोना में भी मैंने जैसे बताया कि वो भी आपकी एक लंग डिजीज है, और अस्थमा ऑलरेडी आपके लंग्स को थोड़ा कंपैरेटिवली जो है उनकी एयरवेज को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। तो डेफिनेटली अगर आप वैक्सीन ले लेंगे तो आप कोविड से आपका बचाव होगा। तो आपको अगर अस्थमा भी रहता है, अस्थमा का कोई अटैक भी होता है, तो वो ज्यादा बढ़ेगा नहीं। तो इस वजह से इनडायरेक्टली आपको वो वैक्सीन आपकी जो एग्जिस्टिंग बीमारी है अस्थमा, उसमें भी हेल्प करेगा। तो अपने डॉक्टर से बात करके जरूर अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है उनको जरूर लगवा लेनी चाहिए। बिल्कुल, उनको अस्थमा में भी बूंद मिलेगा। अच्छा, अस्थमा जिनको हो जाता है उनकी लाइफस्टाइल लगभग बदल जाती है आम लोगों से एकदम अलग। हमने खान पान की बात की, हमने रहन सहन की बात की, अब मैं कपड़ों की भी बात कर लेता हूं जो कि पहनना है। क्या उसे भी लेकर कुछ सजेशंस रहेंगे डॉक्टर समीर? इस तरह की तो कोई ओवरऑल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ, बट जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों को कई तरह की कई चीजें ट्रिगर कर देती है। हाँ, कपड़ों की बजाय मैं एक चीज पे ध्यान देना चाहूंगा कि थोड़ा सा उनको वेंटिलेशन वाली स्पेस के अंदर अपने आप को रखना चाहिए। कई लोगों को रहता है कि एकदम से वो बंद एरिया के अंदर भी उनकी वो जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा इनहेंस हो जाती है। तो उनके लिए उससे महत्वपूर्ण है कि ऐसी चीजें, मतलब उनको वेंटिलेशन थोड़ा सा ठीक मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ये मौसम बदलने के वक्त घर के दरवाजों और खिड़कियों को बंद रखने की बात जो कही जाती है कि उसको बंद रखें, एयर कंडीशन का उपयोग करें, शायद उसी ओर इशारा है। डॉक्टर कुलबीर, आप अगर कुछ जोड़ पाए। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जैसा कि डॉक्टर समीर ने बताया कि प्रॉपर वेंटिलेशन में रहें। ऐसा ये कहा जाता है बार बार कि मौसम अगर बदल रहा हो तो उस वक्त घर के दरवाजों और खिड़कियों को बंद रखें, वेंटिलेशन का ध्यान रखें। जिनके पास एयर कंडीशन है उनसे ये कहा जाता है कि भाई दरवाजे खिड़की बंद रखकर एयर कंडीशन का इस्तेमाल कर लो, खासकर अस्थमा या दमा के केसेस में। कुछ ऐड अगर इसमें आप करना चाहें तो। हाँ, वातावरण में जो भी पोलन परागण
रहते हैं वो सुबह के टाइम ज्यादा होते हैं, और जब भी मौसम बदलता है उस टाइम भी परागण जो पोलन है हवा में ज्यादा मात्रा हो जाती है, तो उस टाइम जब भी मौसम बदलता है तब अस्थमा का अटैक आने की संभावना रहती है। अगर जो लोग जिनके घर में एसी है, अगर वो सब कुछ कमरे बंद हैं और एसी को भी 26 सेंटीग्रेड इसके लेवल पे चला के और अपनी दवाइयाँ रेगुलर ले रहे हैं तो बचाव हो जाता है। जहाँ एसी नहीं है तो उनको भी ऐसे घर में जो वातावरण बना के रखें जहाँ पर्दे और जो नीचे कारपेट घर में ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कारपेट पर्दों में जो भी मौसम चेंज होता है तब कारपेट और जो नीचे पर्दे लगे हैं अगर उनको नहीं धोया गया है तो उसमें भी परागण होते हैं, तो वो भी हवा आधी आती है तो कमरे में भर जाते हैं, तो अस्थमा की अटैक आ जाती है। तो कमरा साफ सुथरा वेल वेंटिलेटेड, जहाँ सनलाइट भी अच्छी आ रही है, तो सनलाइट भी जब आती है तो उससे भी जो वायरल जो भी है वो भी मर जाते हैं, परागण है सब सेटल हो जाते हैं। तो कमरे को साफ सुथरा, इवन तकिए जो बच्चा तकिया या लेता है उसमें भी वो जो कपड़े वाला तकिया या रुई वाला उसमें भी परागण होने की संभावना रहती है। तो सारा कुछ साफ सुथरा रहेंगे, पर्दे अपने कारपेट चेंज करते रहेंगे, कमरे को साफ सुथरा रखेंगे तो अटैक आने की संभावना अस्थमा की बहुत कम हो जाएगी। डॉक्टर समीर, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर समीर, देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो कोरोना काल है और आगे जितने भी अंदेशे हैं, हो सकता है कि तीसरी लहर आए, हो सकता है फिर लॉकडाउन का सामना करना पड़े, हो सकता है न भी करना पड़े, लेकिन इस बीच कुछ स्टडीज हुई जिसने ये बताया कि भाई हवा थोड़ी साफ हुई है पहले की अपेक्षा। हालांकि लाइफ दोबारा पटरी पर लौटी तो वापस बिगड़ना जरूर चालू हुई, लेकिन हवा थोड़ी सी साफ हुई है, चीजें थोड़ी सी सुधरी हैं। तो इस कोरोना काल में ये जो अस्थमा से फाइट है उसको आप कैसा देखते हैं कि इस पीरियड में, आने वाले समय में, इस साल थोड़ी आसान रहेगी या उतनी ही जंग भरी स्थिति रहेगी जैसे हर साल रहती है? जी, एक्चुअली एस्थमा का हम बात करें तो खाली एक हवा उसका एक फैक्टर नहीं है, जैसे और भी काफी सारे फैक्टर हैं। तो खाली हम ये कहें कि अभी पॉल्यूशन का स्तर कम हो गया है तो उस समय एस्थमा वाले पेशेंट्स नहीं, ये हमारा काफी वेरिएशन रहता है हमेशा। विंटर्स में तो भी पिछले लगभग कितने सालों से हम देख रहे हैं, स्पेशली हमारे राजस्थान में भी जितने भी शहर हैं उनमें भी इक्वली, अगर हम दिल्ली की तरह ही उनमें पॉल्यूशन लेवल होता है, तो इस पे हम सीजनल पे बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, सीजनल वेरिएशन पे बहुत ज्यादा डिपिक्शन नहीं। शुक्रिया डॉक्टर समीर और डॉक्टर कुलबीर, आप दोनों का अपना समय हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।